students, welcome to online classes. As you know, earlier we were completing our topic that was the genetic code. So today, earlier I have completed that was very important topic, that was the protein synthesis. So today I will be covering the topic that is lac operon, or rather I should say the gene expression, regulation of gene expression. So this is very important topic from board point of view and from other competitive exams also. So let's just start it. So first of all, as you know, this concept of lac operon was given by Jacob and Monod in year 1961. So as you can see, I have already mentioned here, the concept of operon was given by Jacob and Monod in 1961. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ products लिखे हैं, that is A, B, C and D. So what happens here? A gives a product because of which B gets activated, B gives a product because of which C gets activated, and C gives a product because of which D gets activated. And now what happened? D gives a product because of which now A can act as an operon. A एक प्रोडक्ट देता है जिसकी वजह से B एक्टिवेट होता है, B एक प्रोडक्ट देता है जिसकी वजह से C एक्टिवेट हो जाता है, C एक प्रोडक्ट देता है जिसकी वजह से D एक्टिवेट होता है, और D एक ऐसा प्रोडक्ट देता है A को जिसकी वजह से अब A जो है वो एक ओपेरॉन की तरह बिहेव करने लगता है. अब ओपेरॉन भी दो तरीके के होते हैं जो पाए जाते हैं, दैट इज इंड्यूसर एंड रिप्रेसर. ओके, इंड्यूसर जो है वो लैक ओपेरॉन कहलाता है, यानी कि जब वो इंड्यूस करने लगता है और जो इसकी ज़रूरत जिसमें पड़ती है हमें, यानी कि लैक ओपेरॉन के लिए लैक्टोज हम यूज़ करते हैं, और रिप्रेसर में हम ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन यूज़ करते हैं, और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के लिए हम ट्रिप्टोफैन का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये जो होते हैं इंटरडिपेंडेंसी शो करते हैं, एंड दैट इज व्हाट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ जीन्स. ठीक है, तो ये तो इतनी बात हो गई ओपेरॉन की कि भाई ओपेरॉन का कंसेप्ट जो है वो जेकब और मोनाड ने दिया था. और ओपेरॉन जो है वो दो तरीके का होता है, इंड्यूसर और रिप्रेसर. कब वो इंड्यूसर की तरह बिहेव करता है, कब वो रिप्रेसर की तरह बिहेव करता है. इंड्यूसर जो है लैक ओपेरॉन है, रिप्रेसर जो है वो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है ना. तो अब यहाँ पर लैक्टोज मेन हमारा फोकस लैक्टोज पे ही रहेगा, यानी कि लैक ओपेरॉन पे ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही अक्सर पूछा भी जाता है हमसे एग्जाम्स में. अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल जीन की. तो जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, हम इससे प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द स्ट्रक्चरल जीन, है ना. तो स्ट्रक्चरल जीन जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, लाइक व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट द ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, देन वी केम टू नो अबाउट दिस, दैट इज द स्ट्रक्चरल जीन. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, यानी कि 3 टाइप के स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं वो पाए जाते हैं लैक ओपेरॉन में. 5 टाइप के स्ट्रक्चरल जीन्स पाए जाते हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में, एंड 9 स्ट्रक्चरल जीन्स आर फाउंड इन द हिस्टिडीन ओपेरॉन. एंड लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के लिए जो हम बैक्टीरिया यूज करते हैं दैट इज ई कोलाई, and for this that is the histidine operon, that is Salmonella typhimurium. ओके, तो आप यहाँ तक इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पेन डाउन कर सकते हैं. उसके बाद हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे लैक ओपेरॉन का, और इस पूरे प्रोसेस में हमें ये चीज़ देखनी है कि कैसे जो लैक ओपेरॉन है उसका जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट कैसे होता है, यानी कि लैक ओपेरॉन जो है वो इंड्यूसर की तरह कब बिहेव करने लगता है, एंड व्हेन इट्स गेट एक्टिवेटेड, कब एक्टिवेट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर एक सिस्टम का मैंने नाम लिखा हुआ है, दैट इज इंड्यूसिबल ऑपरेटर सिस्टम, जो कि कुछ नहीं है, क्या है, लैक ओपेरॉन है. अब यहाँ पे ई कोलाई का यूज़ करके कैसे हम लैक्टोज का कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं या ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, किसका कंसंट्रेशन कम रहता है मीडियम में, किस तरीके से हम देखते हैं कि वो इंड्यूसिबल है या नहीं है. तो चलिए आगे देखते हैं. आई होप आपने इसको पेन डाउन किया होगा. अब हम इसके आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ जस्ट लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इंड्यूसिबल ऑपरेटर सिस्टम. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंड्यूसिबल ऑपरेटर सिस्टम जो कि लैक ओपेरॉन ही है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपना बैक्टीरिया लेंगे, दैट इज फॉर लैक ओपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इज ई कोलाई, मीन्स एस्कर्शिया कोलाई. तो अब होगा क्या यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेटिव व्यू में, डायग्रामेटिक व्यू में यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज ई कोलाई, फूड, ग्लूकोज एंड लैक्टोज. तो व्हाट एक्चुअली हैपन्स हियर कि जो ई कोलाई है उसको फूड की ज़रूरत है ऑब्वियसली.
ठीक है। तो वो क्या करता है, हमेशा इट विल प्रेफर ग्लूकोज ओवर लैक्टोज। अगर उसके पास दो ऑप्शंस हैं, एक ग्लूकोज है एक लैक्टोज है, तो वो हमेशा ग्लूकोज को ही प्रेफर करेगा। तो इस केस में क्या होगा, जब वो ग्लूकोज को प्रेफर करेगा लैक्टोज की अपेक्षा, तो ग्लूकोज तो सारा कंज्यूम हो जाएगा। जब जिस केस में ग्लूकोज सारा कंज्यूम हो जाएगा तो कंसंट्रेशन जो होगा ग्लूकोज का वो कम हो जाएगा मीडियम में, जिसकी वजह से इट वोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू फीड ऑन द लैक्टोज। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। हमने एक मीडियम लिया है, उस मीडियम के अंदर हमने इक्वल प्रोपोर्शन में हमने लैक्टोज भी लिया है, हमने ग्लूकोज भी लिया है। ओके, नाउ यू कैन सी हेयर द इक्वल अमाउंट ऑफ the lactose and glucose in the medium, and we have taken the bacteria that is E. coli. Now what happens, it will feed on glucose. Obviously as I told you earlier कि it will prefer glucose always. तो जब वो क्या करेगा, सारा कंज्यूम कर लेगा, सारा ग्लूकोज एनगल्फ कर लेगा, एज अ फूड मटेरियल सारा यूज कर लेगा, तो क्या होगा, जो मीडियम हमने लिया था उस मीडियम में जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो लैक्टोज का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब लैक्टोज का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से होगा क्या भाई, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि आपको ई कोलाई जो है उसको फीड तो करना ही है किसी ना किसी के ऊपर, तो उसको कोई ना कोई तो चाहिए मीडियम के लिए। तो वो क्या करेगा, अब इस वक्त पे उसके पास इट वोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू फीड ऑन द लैक्टोज, तो वो उसको लैक्टोज को यूज़ करना पड़ेगा। तो जब वो लैक्टोज को एज अ फूड यहाँ पर यूज़ करेगा तो उससे क्या होगा, हमने ऊपर देखा था जब उसने ग्लूकोज को यूज़ किया था, ग्लूकोज को प्रेफर किया था, ग्लूकोज को कंज्यूम किया था एज अ फूड, तो वो एक्टिव नहीं हुआ, यानी कि उसने ओपेरॉन की तरह बिहेव नहीं किया, एंड ओपेरॉन वाज नॉट एक्टिवेटेड एट दैट टाइम। व्हेन इट एनगल्व्ड और इट कंज्यूम्ड द लैक्टोज देन इट गॉट एक्टिवेटेड, यानी कि जब उसने लैक्टोज का यूज़ किया यहाँ पर, तो क्या हुआ, लैक ओपेरॉन इज एक्टिवेटेड, जिसकी वजह से लैक ओपेरॉन जो है वो एक्टिवेट हो गया। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लैक्टोज इंड्यूसर फॉर द ओपेरॉन एक्टिवेशन, कि लैक्टोज ने जो है यहाँ पे इंड्यूसर का काम किया है, जिससे कि जो उसका लैक ओपेरॉन है वो एक्टिवेट हो गया है, एक्टिवेशन हो गया है। अब यहाँ पे हमारा सिस्टम आ जाता है, और ये हमारा सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वो इंड्यूस हो चुका है, वो एक्टिवेट हो चुका है। कौन एक्टिवेट हो चुका है, लैक ओपेरॉन एक्टिवेट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, कि लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे दिखाई देता है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिसको आपको बहुत ईजीली याद करना है, और उसके बाद आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी मेमोराइज करने के लिए। ओके, तो चलिए अब हम अपना स्ट्रक्चर देखते हैं कि लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली कैसा दिखता है। तो आप फटाफट से इसको पेन डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि जो लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली कैसा दिखता है। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक इस तरीके का बॉक्स आपको बनाना है। ओके, उसमें आपको 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6। उसको याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए, IPOZYA कैसे याद रख सकते हैं, I pose या, I pose या, मैं पोज कर सकता हूँ या। तो I stands for regulatory gene, P for promoter region, O for operator region, and ZYA, these three are the structural gene that are polycistronic gene। ठीक है, अब एक एक करके हम इनका फंक्शन समझते हैं, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग समझेंगे और देखेंगे कैसे लैक ओपेरॉन एक्टिवेट होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो रेगुलेटरी जीन है वो यहाँ पर रिप्रेसर के लिए कोड करता है। जब वो यहाँ पर रिप्रेसर के लिए कोड करता है तो वो क्या बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। रिप्रेसर प्रोटीन जो है फर्दर रिप्रेसर टेट्रामर्स बनाते हैं, और ये टेट्रामर्स जो होते हैं वहाँ पर जाके ऑपरेटर रीजन पर जाकर बाइंडिंग करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रमोटर रीजन पर, प्रमोटर रीजन आपको पता ही है स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है, और ये क्या करता है, यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसको बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ओ दैट इज द ऑपरेटर रीजन। और अगर इसके बारे में हम आपको बताएं तो क्या,
कि ये कहाँ पर लाई करता है, बिटवीन द स्ट्रक्चरल जीन एंड प्रमोटर रीजन। तो प्रमोटर रीजन और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में पाया जाने वाला रीजन कहलाता है ऑपरेटर रीजन। यहाँ पर क्या होता है, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पर आकर बाइंडिंग करती है। जब वो आकर बाइंडिंग करती है उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है और फर्दर जो हमारा ऑपेरॉन है वो एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर 3 जीन्स बताए गए हैं, दैट इज Y, Z एंड A। ये तीनों ही जीन पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। ये तीनों जीन्स लैक ऑपेरॉन के लिए ट्रांसक्राइब्ड होने होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं Z जीन की, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यानी कि वो जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, Y फॉर परमिएज एंड A फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, आपको ये तीनों ही एंजाइम्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, दैट इज फॉर Y जीन, दैट इज फॉर Z जीन, Y जीन एंड A जीन। ठीक, तो चलिए अब आप फटाफट से इतना इसको नोट डाउन करिए, पेन डाउन करिए, फिर हम आगे समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेडी हो जाता है, उसको पाथ चाहिए होता है आगे ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए ताकि ऑपेरॉन एक्टिवेट हो सके। तो आप फटाफट से इसको पेन डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे पहले अभी मैंने आपको बताया था, हमने डिस्कस किया था कि ये कौन कौन से रीजन्स हैं लोकेटेड रहते हैं, जैसे कि आइपोज या करके हमने याद करने की कोशिश की थी इसको। ये रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर रीजन, ऑपरेटर रीजन एंड स्ट्रक्चरल जीन। ठीक, अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ मतलब कैसे फंक्शन करती है, किस जीन का क्या काम है। तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन Z जीन है, जो कि किस एंजाइम के लिए कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। ये करता क्या है, ये ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज को इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ब्रेक डाउन हो जाता है, लैक्टोज टूट जाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, जिसकी वजह से वो आराम से सेल के अंदर एंट्री कर सकता है। होता क्या है उसकी वजह से, जो Y जीन होता है जो कि परमिएज एंजाइम के लिए कोड करता है, वो एंट्री प्रोवाइड करता है लैक्टोज को ताकि वो सेल के अंदर चला जाए, और वो सेल के अंदर तब जाता है जब वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक, उसके बाद बारी आती है A जीन की, दैट इज ट्रांस एसिटाइलेज। ये क्या करता है, ऐड करता है एसिटाइल ग्रुप को, किसके साथ ऐड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, जो कि Z जीन के लिए कोड करता है, और एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस बताई गई हैं। अगर आप NCERT की बुक को भी उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी 2 जो हमारे इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं उनको जिक्र किया गया है, लेकिन उससे पहले ये तीनों जीन्स हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन्हीं की वजह से ट्रांसक्रिप्शन होता है और लैक ऑपेरॉन एक्टिवेट होता है। इसीलिए हमने इन तीनों जीन को पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन बोला है, और इन तीनों ही जीन्स का बहुत ही अहम रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लैक ऑपेरॉन के एक्टिवेशन में। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस पाई जाती हैं। पहली कंडीशन है जिसमें कि मीडियम के अंदर मोर ग्लूकोज एंड लेस लैक्टोज इन द मीडियम, जिसकी वजह से इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। हेयर इन द सेकेंड सिचुएशन और द सेकेंड कंडीशन, glucose concentration is less and lactose concentration is more in the medium. Therefore, the inducer is present means the presence of inducer. ठीक, तो यहाँ पर 2 कंडीशंस बताई गई हैं। पहले मैं एक कंडीशन को डिस्कस करूंगी, दूसरे को डिस्कस करूंगी। एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर समझेंगे कि किस तरीके से हमारा ऑपेरॉन एक्टिवेट होता है। तो फटाफट से इसको पेन डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट हैपन्स हियर, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है लैकोपेरॉन का वो हमने बना लिया है। अब यहाँ पर क्या होता है, रेगुलेटरी जीन पर, दैट इज डिनोटेड बाय I, दैट अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर ये जीन जो है ट्रांसक्रिप्शन करता है, इट अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन, जिसकी वजह से वो क्या फॉर्म करता है, वो mRNA बनाता है। ओके, mRNA फॉर्म करता है। mRNA के बाद क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मीन्स ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन होने के बाद इट अंडरगोज एंड फॉर्म्स द रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाते हैं एंड फर्दर रिप्रेसर प्रोटीन जो हैं रिप्रेसर टेट्रामर बनाते हैं, और ये रिप्रेसर टेट्रामर्स जो होते हैं
वो यहाँ पर ऑपरेटर रीजन पर जाकर बाइंडिंग करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज पहले से प्रेजेंट है, जिसको कि आगे पाथवे चाहिए, जिसको कि पाथ चाहिए, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो ट्रांसक्राइब हो सके। तो अब होता क्या है, जब यहाँ पर रिप्रेसर टेट्रामर जाकर बाइंडिंग करता है ऑपरेटर रीजन से, तो ये यहाँ पर जाकर बाइंडिंग कर देता है। जब ये यहाँ पर जाकर बाइंडिंग कर देता है तो ऑब्वियसली ऑपरेटर रीजन ब्लॉक हो जाता है। ऑपरेटर रीजन के ब्लॉकेज होने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाता, जिसकी वजह से ये तीनों ही जीन जो हैं ZY और A ये ट्रांसक्राइब नहीं हो पाते। तो as you can see, I have already mentioned here, so you can pen down also that because of this operator region, it blocks the path of the operator. Therefore, the RNA polymerase can't transcribe the Z, Y and A, that is the structural gene. Therefore, we can say that हम कह सकते हैं कि इंड्यूसर जो है वो यहाँ पर एब्सेंट है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल जीन का कोई भी एक्टिवेशन नहीं होता। तो ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई, जिसमें मोर ग्लूकोज था, मोर ग्लूकोज एंड लेस लैक्टोज, जिसकी वजह से क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से एक्टिवेशन नहीं हुआ। तो ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब हमारी दूसरी कंडीशन की। Okay students, now we will take up the second situation or the second condition in which there is the concentration of glucose is less and the concentration of lactose is more. Means यहाँ पर जो हमने मीडियम लिया है, हमारा बैक्टीरिया जो है वो ई कोलाई ही है, ठीक है, उसमें उस मीडियम में जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है वो अब कम हो चुका है और लैक्टोज का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। तो इस तरीके से होगा क्या, यहाँ पर रेगुलेटरी जीन के अंदर फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा, दैट इज इट विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद इट विल अंडरगो एंड विल फॉर्म द mRNA, mRNA से ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होने के बाद रिप्रेसिव प्रोटीन बनेगा, रिप्रेसिव प्रोटीन जो है वो टेट्रामर बनाएगा। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज रेडी है बाइंडिंग करने के लिए, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पर बाइंडिंग करेगा और आगे फर्दर उसको पैसेज चाहिए, पाथ चाहिए। तो यहाँ पर होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहाँ पर एक्टिवेशन हो चुका है उनका, लैक्टोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं ई कोलाई सेल के अंदर, जो कि क्या करते हैं, जो रिप्रेसर टेट्रामर होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ऑपरेटर रीजन ब्लॉक नहीं होता। जब वो ब्लॉक नहीं होता तो वो आगे की तरफ फर्दर मूव करता है और जो ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन हैं ये ट्रांसक्राइब होते हैं। इन तीनों के ट्रांसक्रिप्शन की वजह से क्या होता है, जो लैकोपेरॉन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। होता क्या है काम, जेड जीन का, दैट इज कोडिंग फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को, ये ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज को इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। परमीएज क्या करता है, दैट इज कोडिंग फॉर वाई जीन, ये एंट्री देता है लैक्टोज को कि वो सेल के अंदर जा सके। इट प्रोवाइड्स एंट्री फॉर द सेल, इट प्रोवाइड्स एंट्री फॉर ग्लूकोज इन द लैक्टोज इन द सेल, यानी कि लैक्टोज के अंदर, लैक्टोज अंदर सेल के अंदर घुस सके तो वहां पर वो एंट्री प्रोवाइड करता है। ए क्या है, दैट इज ट्रांस एसिटाइलेज, ये क्या करता है, ये एसिटाइल ग्रुप जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ एसिटाइल ग्रुप मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको पैसेज मिल जाता है, उसको पाथ मिल जाता है, ये तीनों ही जीन्स जो हैं वो ट्रांसक्राइब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्टिवेशन होता है लैकोपेरॉन का वो फर्दर कंप्लीट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर इंड्यूसर की प्रेजेंस होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूसर द लैकोपेरॉन गेट्स एक्टिवेटेड एंड दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द जीन रेगुलेशन और द एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन, दैट इज द लैकोपेरॉन। और इस तरीके से लैकोपेरॉन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हमने दो कंडीशंस देखी जिसमें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम था, लैक्टोज का ज़्यादा था। एक कंडीशन हमने देखी जिसमें लैक्टोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा कम था और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, जिसमें एक प्रोसेस में क्या हुआ, जिसमें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर इंड्यूसर की एब्सेंस होती है, और जहाँ पर लैक्टोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर इंड्यूसर की प्रेजेंस होती है। तो तब वो इंड्यूसर की तरह बिहेव करने लगता है, जिसकी वजह से जो लैकोपेरॉन है उसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है और उसका एक्टिवेशन हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है लैकोपेरॉन का, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे आने वाली वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट
and the last topic, this will be the second last topic, that is Human Genome Project, and last topic will be DNA fingerprinting. आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए. So this was all in this video. Thanks for watching.